उनके सीए के घर में 25 करोड़ रुपए की रिकवरी होती है, जो हाल के दिनों में मुझे लगता है पूरे ईस्टर्न इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट रिकवरीज थी। वेस्ट बंगाल में ऐसी रिकवरीज भी हुई थी। उसके बाद जो पंकज मिश्रा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके सहयोगियों के घर जब ईडी छापेमारी करती है तो 9 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना अकुत संपत्ति अगर इन्होंने जमा करके रखा था। और कहते हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। ईडी ने जो पहला प्रेस रिलीज अपना जारी किया था उसमें आकलन लगाया था कि ये जो अवैध खनन है ये खेल एक जिले से साहिबगंज में 100 करोड़ के आसपास का। ईडी ने इसे रिवाइज किया 1.5-2 महीने के बाद और कहा कि सिर्फ साहिबगंज जिले में इस सरकार के कार्यकाल में लगभग 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ है। और किस तरीके से सिस्टमैटिक रूप से आप सोचिए पंकज जी, एक एयरक्राफ्ट साइज का एक विमान वाहक पोत के साइज का इनके पास एक शिप था जिससे ये इलीगल लोडिंग करके पत्थरों को गंगा जी के रास्ते इधर उधर भेजा करते थे। तो इतना बड़ा खेल चल रहा था और वो भी अवैध रूप से चल रहा था। जिसे इनलैंड वाटरवेज में लाइसेंस मिला था उसे यहाँ जो जितने दलाल रैकेट को चला रहे थे उन्होंने उसे ऑपरेट करने नहीं दिया। कहते ना कि छोटी से छोटी घटना हो जाए या कुछ भी हो तो इलाके के थानेदार को पता होता है। साहिबगंज में 1000 करोड़ का अवैध खनन का रैकेट हुआ और आपको लगता है कि ये सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के बिना सहमति के हुआ होगा? और सीधा प्रूफ तो तब आता है जब सत्ता का एक दलाल प्रेम प्रकाश के घर में ईडी का रेड पड़ता है और उसके यहाँ 2 AK-47 बरामद होते हैं। शुरुआत में तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की जाती है, उग्रवादियों का कनेक्शन खोजा जाता है, लेकिन निकलता है कि ये तो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में जो उनके आवास में तैनात गार्ड थे उनके हथियार थे। अब आप बताएं कि सत्ता का एक लाइजनर जो ईडी की गिरफ्त में है उसके पास मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात गार्डों के AK-47 उसके घर के अलमीरा में कैसे बरामद होते हैं? ईडी रांची पुलिस को कहती है इस मामले में FIR करने के लिए। मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने का समय हो गया, अभी तक रांची पुलिस ने इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। और यह कहा गया कि भाई इनके हथियार जो थे, बारिश हो रही थी तो प्रेम प्रकाश से पुरानी जान पहचान थी इनके जो गार्ड थे, इसलिए उन्होंने वहां जमा कर दिया, जबकि अड़घोड़ा थाना बिल्कुल सटा हुआ। तो ये बेफिजूल की बात है, कवर अप ऑपरेशन था। और दूसरा जो ईडी ने एक और अभी समन किया है, मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी को तो समन ही किया और जेल सुपरिटेंडेंट को भी समन किया है, क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट पे आरोप है कि 12 तारीख को अमित अग्रवाल साइन करते हैं अपने वकालतनामे को जब वो ईडी की कस्टडी में है और उससे वेरीफाई करते हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जबकि वो ईडी की कस्टडी में थे। और ईडी ने कोई करते हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जबकि वो ईडी की कस्टडी में थे। और ईडी ने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जेल सुपरिटेंडेंट को उपलब्ध नहीं कराया था क्योंकि अमित अग्रवाल ने कहा ही नहीं था। तो जाहिर तौर पर ये फर्जी वाला बैक डेट पे ये भी सब तब हुआ था जब वो जेल की कस्टडी में थे। तो ये शासक वर्ग का सीधा संरक्षण है इसमें। ये ओपन एंड शट केस है, जैसे जैसे तार खुल रहे हैं। और जहां तक राजीव कुमार की बात हो, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। आपने एक बड़ी शानदार रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से राजीव कुमार को ट्रैप किया गया और उनको प्रलोभन दिया गया। एक NIA के रडार पे जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा, अमित अग्रवाल के द्वारा इस तरीके से उनको बुलाया गया और जिस जगह उनकी गिरफ्तारी हुई और जिस जगह पुलिस ने गिरफ्तारी कराई, दोनों अलग अलग जगहें थी। और जो FIR रजिस्टर हुआ वो तीसरी जगह हुआ था। तो पूरा का पूरा खेल जो है ना बहुत ही पेचीदा है। और ये कवर अप ऑपरेशन जब भी होता है तो ऐसी गलतियां होती हैं पंकज जी। इसलिए आप लोगों ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड सबसे पहले शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि ईडी इनके समय 2005 में इन्फोर्स हुआ था एक्ट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये बताना भूल गए कि ईडी को इन्होंने टूथलेस टाइगर बना दिया था। ईडी को रेड और ईडी को कस्टडी और सीजर का पावर 2018-19 के दरमियान में जो एक अमेंडमेंट हुआ था हमारी सरकार के दरमियान, उसे मिला, उस दौरान मिला, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। तो ईडी तो इनके समय टूथलेस टाइगर था। उसी तरीके से जैसे CBI पिंजरे में कैद होता था, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फेमस टिप्पणी है। और बाद में एक हाई पावर कमेटी बनी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। बहरहाल लीडर ऑफ अपोजिशन तो कांग्रेस के रेजिम में पिछले 2 बार से है नहीं। तो वो ये जो भी एजेंसीज को पावर मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो हमारे कार्यकाल में मिली है। अब लौटते हैं झारखंड की ओर। अगर प्रेम प्रकाश ने हमारे सरकार में कोई गड़बड़ी की था तो इनको तो सत्ता में रहते 33 महीने हो गए। ये क्यों अभी भी हवा में बातें कर रहे हैं? इनको तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? बड़े बड़े मंत्रियों का नाम लिया था हमारे शासनकाल में, कहा था सबने भ्रष्टाचार किया, 3 महीने के भीतर सारे लोगों को हम जेल भेजेंगे। 33 महीने बीत गए। इन्हीं की सरकार थी जो टॉफी घोटाले और टी-शर्ट घोटाले की
बड़ी बड़ी बातें करती थी। 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑन रिटन रिप्लाई विधानसभा के पटल में कहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हमें किसी जांच से डर नहीं, जांच है, अगर आपको लगता है हमारे किसी नेता ने दोषी किया तो पुख्ता सबूत के साथ कार्रवाई करें, लेकिन ये तो ओपन एंड शट केस है। पंकज मिश्रा कौन था साहब? मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि था, और पंकज मिश्रा को डिफेंड करने के लिए जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अग्रेसिव हुई थी, ये भी कोई नहीं भूल सकता। और ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जूनियर पार्टनर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे पुरजोर तरीके से पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी का विरोध किया था, जबकि पंकज मिश्रा के घर में उनके जो सहयोगी थे, उनके घर के ठिकानों में 9 करोड़ कैश का सीजर हुआ था। और मैंने आपको फिर से कहा, एयरक्राफ्ट कैरियर जितने बड़े जहाज का सीजर हुआ था, पानी के जहाज का, जो इलीगली चल रहा था। देखिए, सीधे सीधी ये सत्ता के शीर्ष से जुड़े तार हैं, और इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। आप खुद बताएं, क्या हमने कहा था इस सरकार को कि जो मुख्यमंत्री के आवास में गार्ड तैनात हैं, उन्हें प्रेम प्रकाश के घर में एक अलमीरा में 2 AK-47 को आप बंद कर दें? और ईडी ने जब रांची पुलिस को FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने कहा था, तो रांची पुलिस आज तक क्यों टालती रही? सिर्फ दोनों गार्ड को सस्पेंड क्यों कर दिया? क्या वो गार्ड अपनी मर्जी से ड्यूटी कर रहे थे? और फिर आज एक बड़े पॉइंट को हम स्किप कर रहे हैं। अमित अग्रवाल का रसूख ऐसा है कि उसे झारखंड के सत्ता के गलियारे में शैडो चीफ मिनिस्टर नहीं साहब, सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। कहा जाता है कि उसके इजाजत के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। यह कैसे संभव हुआ पंकज जी, हम भी जानना चाहते हैं कि जिस वकालतनामे कैसे संभव हुआ पंकज जी, हम भी जानना चाहते हैं कि जिस वकालतनामे में उनका अमित अग्रवाल का 12 अक्टूबर को सिग्नेचर है, जब वो ईडी की कस्टडी में थे, उसे वेरीफाई रांची के जेल सुपरिटेंडेंट करते हैं, जबकि वो उस समय जेल की कस्टडी में नहीं था। जेल की कस्टडी से वो 9 तारीख को ईडी की कस्टडी में आ गया था। तो 12 तारीख के वकालतनामे को, और ईडी ने कहा है कि हमने कोई ऐसा दस्तावेज रांची जेल सुपरिटेंडेंट के पास भेजकर वेरीफाई करने का अनुरोध नहीं मिला था। तो जाहिर तौर पर जिस समय ये जेल में थे, अमित अग्रवाल ने सत्ता के रसूख का दुरुपयोग करते हुए अपने फ्यूचर डेट से ही अपने वकालतनामा को काउंटर सिग्नेचर करा लिया था। गलती उनसे ही होती है, कहते हैं ना, बेस्ट लेट प्लॉट्स में भी गलतियां हो जाती हैं। इन्होंने साइन करते समय 12 तारीख का डेट रखा ईडी के कस्टडी में जब ये थे, और उसे क्रॉस वेरीफाई करके दिखा दिया जो 9 तारीख का, जिस समय वो जेल की कस्टडी में थे ही नहीं। तो अब इससे ज्यादा ओपन एंड शट केस क्या होगा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं मयूर जी से। वही है, आज भी SP वही है, वहाँ इतना से किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट सर्विसेज में तो वो डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं जो संविधान में नियम कानून है, जो कानून है नियम, उनका पालन करूंगा। लेकिन यहाँ आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके से वो अपने आकाओं को खुश करने लगते हैं, और इसमें एडमिट करना चाहिए पॉलिटिकल क्लास को, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल स्ट्रीम, कि सब जगह ये गलतियां होती हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी बॉडीगार्ड इशू हो जा रहे हैं किसी और के, और किसी और के नाम पर इशू हो जा रहे हैं। हम आपको लौटे लिए चलते हैं, ये पूरे मामले की शुरुआत कब हुई थी? जब ये मामला सामने आया था तो एक टोल टैक्स के प्लाजा से जो जुड़ा हुआ मामला था, शंभू भगत ने मामला दर्ज कराया था कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और माननीय मंत्री आलमगीर आलम ने उनको फोन पर धमकियां दी। तब लोगों को समझ में नहीं आया था कि एक टोल गेट के लिए इतना हाई प्रोफाइल मामला क्यों। बाद में खुलासा हुआ कि ये जो बाद में शंभू भगत को पीटा भी गया जब वो ये ठेका भरने के लिए गए थे टोल प्लाजा का, और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उन्होंने FIR भी किया था, उस केस को भी ईडी ने टेकअप कर लिया। देखिए, उस समय वो टोल प्लाजा का मामला छोटा लग रहा था, लेकिन अब आप प्रेजेंट सिचुएशन से कनेक्शन जोड़कर देखेंगे। मैं भाजपा के कई प्रवक्ताओं के साथ इंटरेक्ट किया हूँ, प्रतुल जी जैसी क्लैरिटी के साथ मुझे नहीं लगता है भाजपा का कोई पढ़े लिखे हैं सर, और ये तथ्य हमेशा रखते हैं, हमेशा अपने साथ तथ्य रखते हैं, पॉइंट्स रखते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो भ्रष्टाचारी है ना,